ओ प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। जो विज्ञान साहित्य अध्यात्म के गुरु हैं हमारे स्पीच साधक जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मेनका है। मेरा प्रश्न युवा पीढ़ी से जुड़ित है। मेरा प्रश्न यह है सागर जी से कि आजकल स्कूल, दफ्तर, कॉलेज और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे युवा पीढ़ी एक दूसरे से जुड़ते हैं, मित्र बनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और फिर वह अपना भविष्य एक दूसरे में सोचने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस तरह बहुत सारा ऐसा बहुत सारे युवा पीढ़ी अपने लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं और बहुत सारे लोगों का लाइफ बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। तो सही गलत का जो अनुमान है वो मनुष्य किस प्रकार लगाए ताकि उन्हें आगे चलकर कोई परेशानी या फिर किसी भी तकलीफ का सहारा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तुम्हारा स्वागत है मेनका। जी जी। बहुत वर्तमान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जी ये प्रश्न सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है। जी। ये प्रश्न जो अभिभावक पीढ़ी है जी और जो तीसरी बुजुर्ग पीढ़ी है मेरे जैसी, जी। उनके लिए भी एक चिंता का प्रश्न है। अब किसकी चिंता ज्यादा है, ये निर्णय भी हम इसके उत्तर में खोजेंगे। युवा वर्ग, युवा पीढ़ी दावा करती है कि भाई हम सज्ञान हो गए हैं, हमारी समझ पर भरोसा किया जाए और हम अपने जीवन में कैसा सह साथी हमको चाहिए, कैसा जीवन साथी चाहिए, उसका निर्णय करने का अधिकार हमारा होना चाहिए। और हमारी सोच का जो तरीका है वो बड़ों को समझना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोष नहीं है। इसके जी साथ एक सत्य और भी है जी। कि समय जो है वो आगे चलता है। जी समय साथ देगा युवा पीढ़ी का। जैसे समय का मतलब आज मीडिया, पूरी कानून व्यवस्था, पूरा तंत्र जो है वो युवा पीढ़ी की इस सोच का समर्थन करता है। जहाँ कहीं ऐसे प्रश्न आते हैं वहाँ जी। अभिभावक, माता पिता सब लाचार हो जाते हैं, खून के आंसू पीकर रह जाते हैं। कई कई माता पिता तो अपनी संतानों को मार डालते हैं, जिसे ऑनर किलिंग कहा जाता है ना। हमारे भारतीय समाज में विशेषकर जी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऐसे समाजों में ऑनर किलिंग जो है आम बात है। लड़के लड़कियां दोनों के परिवारों में ऑनर किलिंग चलती है और उसको पंचायत का मतलब जन समर्थन भी रहता है। और तीसरी जो बुजुर्ग पीढ़ी है, जी। उनकी चिंताएं इससे ज्यादा है कि ये दोनों, जब मेरा बेटा और मेरी पोती या पोता, वो दोनों जब आपस में टकरा गए हैं तो ये परिवार की मुख्य इकाई तो ये लोग हैं। वर्तमान में जिम्मेदारी मेरे बेटे बहू की है, जी कल की, आने वाले कल की जिम्मेदारी जिनको संभालनी है मेरे पोते पोती, या पोते की जो बहू आएगी, या पोती जी का जो पोती जिस लड़के को लेकर आ रही है, वो जी चाहे ड्राइवर को साथ हो या नौकर के साथ हो या अपने जी किसी कॉलेज या ऑफिस के साथी के जी साथ जी हो, उसके साथ वो जीवन बिताने का संकल्प कर चुकी है, तो वो जी करेगी वैसा। तीसरी पीढ़ी के लोग ऐसा जानते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता कि वो अपने बेटे और पोती के बीच जो झगड़ा चल रहा है, दोनों सच अपने आप को मानकर एक दूसरे पर पिल पड़ रहे हैं, ऑनर किलिंग भी हो रही है, इसमें परिवार का, समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, कोर्ट केसेस भी हो रहे हैं। जी तो सारा का सारा तंत्र जो है वो एक घटना के पीछे पगलाया सा हो जाता है। पुलिस कानून भी उलझती है। जब लड़के लड़की भागते हैं
तो उनकी खोज में और पुलिस भी पीछे पड़ती है, जी और वो एक अलग से समाज को व्यवस्था करनी पड़ती है ना। जी और इस चक्कर में अगर दोनों बच्चे आत्महत्या कर लें, जी या फिर इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा और भी बन जाता है कि उस लड़के या लड़की के जो राइवल हैं जी उसी उम्र में, जी जैसे मान लो एक लड़की को 3 लड़के प्यार करते हो जी और तीनों के साथ उसकी दोस्ती हो चुकी हो, जो आज की आम बात है। जी मिलना और ब्रेकअप होना ये अभी फैशन में है। मैं देखो उसको अच्छा बुरा अभी नहीं कह रहा हूं मैं, जो है हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो एक के साथ जब लड़की भागती है शादी करने के लिए, उन तीनों को जांच कर किसी एक को तो तय करेगी लड़की। जी ऐसा तो नहीं मना सकती कि वो तीनों ही मेरे साथ शादी कर ले। नहीं नहीं द्रौपदी की तरह इतनी हिम्मत तो किसी की है नहीं। होनी चाहिए कि वो कह सके कि तीनों को कह सके कि देखो मैंने तीनों से प्रेम पाया है और मैं तीनों से समान रूप से प्यार करती हूँ। अब तुम लोग तय करो कि कैसे इस समीकरण को बिठाओगे। अरे जब दोस्ती चल सकती है और दोस्ती में और लिव इन चल सकता है, लिव इन चलता है ना, जी जी तो लिव इन चल सकता है तो तीनों के साथ लिव इन क्यों नहीं चल सकता। आज चलता भी है आजकल, जी लड़कियों और लड़कों दोनों में चलता है। जी लड़कों के भी एक से ज्यादा और लिव इन के पार्टनर होते हैं जी एक साथ, जी लड़कियों के भी होते हैं। इस मामले में तुम चुप क्यों हो गई भाई, इस मामले में जी नहीं बोली। सुन रही हूँ मैं होते हैं ना लड़कियों के। जी जी गुड। इस मामले में लड़के लड़की वो समान स्तर पर आ गए, अपने अपने अधिकार को समझते हैं, अपने अधिकार का पालन करते हैं, जी अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, भले ही कहने में सकुचाते हो। लड़का भी नहीं मानेगा जब उसको पूछा जाएगा तुम एक साथ 2 लड़कियों 3 लड़कियों घुमा रहे हो, तो नहीं मानेगा, वो एक्सक्यूजेस देगा। जी लड़कियां भी एक्सक्यूजेस देगी। ये जो एक्सक्यूजेस हैं वो सामाजिक हमारी जो वर्जनाएं हैं, जो मान्यताएं हैं कि भाई प्यार तो एक से होता है, जी जबकि देखते हैं कि जिसे वो प्यार कहते हैं वो प्यार है कि नहीं, वो भी आगे आएगा आगे आएगा। जी वो खाली सेक्स है कि प्यार भी है, ये भी अभी तय नहीं हुआ है। वो जो प्यार जिसे कहते हैं वो भी नहीं जानते कि प्यार और सेक्स में फर्क क्या है, नहीं जानते हैं वो प्यार के नाम पर देखो सेक्स की भी ताकत है। ये ताकत जो है वो झूठ भी बुलवा लेती है और निभा लेती है, और समाज को अपने नियम बदलने के लिए बाध्य भी करती है। सरकारों को बाध्य करती है कि ऐसे नियम कानून बनाए कि लिव इन जायज़ हो जाए। महाराष्ट्र ने लिव इन को जायज़ किया हुआ है, दिल्ली ने भी किया हुआ है। अखिल भारतीय स्तर पर अभी लिव इन जायज़ नहीं है। अखिल भारतीय स्तर पर इसलिए जायज़ नहीं है कि ये जो भारतीय समाज है इसने नारी पुरुष संबंधों को बहुत व्यापक अर्थ में देखा समझा है। यहाँ द्रौपदी का उदाहरण भी है और दशरथ का उदाहरण भी है। दशरथ के 3 रानियां थी, तीनों के बीच में प्रेम था, कोई दिक्कत नहीं थी। 3 रानियों के अलावा कुछ दासियां भी रही होंगी, राजाओं के साथ ऐसा होता रहा है। कुछ दासियां भी राजाओं के साथ सोती रहती हैं उनकी कामना पूर्ति के लिए, जैसे। और जो विदुर है हमारा, वो तो दासी का पुत्र है। अंबा और अंबालिका, अंबिका और अंबालिका, ये दोनों रानियां थी किसकी, जो पांडु नहीं, पांडु का पिता, नाम भूल रहा हूं मैं भी। उसकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। तो वो जब मर गया तो माता सत्यवती ने वेदव्यास को कॉल किया
कि भाई संतान चाहिए राजा बनने के लिए, तो तुम एक रानी से समागम करके संतान दो। ऐसी धर्म सम्मत व्यवस्था रही है हमारे यहाँ। सत्यवती जो माँ थी वेदव्यास की, उसने अपने बेटे को बुला करके और अपने दूसरे बेटे की बहू जो विधवा हो गई है उसके साथ उसने कहा कि तुम समागम करके संतान दो, कौरव वंश को कुरुवंश चलना चाहिए। ये तुमको पता नहीं होगा, ये महाभारत की कहानी है, पता हो भी सकता है। तो वेदव्यास के साथ पहले अंबिका सोई, अंबिका डर गई, अंबिका डर गई और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली तो उसने कहा कि भाई ये इसने आंखें बंद कर ली, मेरा ये स्वरूप उसको स्वीकार नहीं हुआ, इसके अंधा पैदा होगा। तो धृतराष्ट्र जन्मे। तो रानी ने दूसरी अंबालिका को मनाया। अंबालिका भी डरी हुई थी, उनका ऋषि का रौद्र रूप देख करके, लंबी लंबी दाढ़ी भस्म लगाए हुए, वो तो ऋषि थे ना वेदव्यास, तो उसको देख करके पीली पड़ गई वो। तो समागम जो है वो उसमें उसका पूरा सहयोग नहीं रहा। माता पिता जब पूर्ण प्रेम में नहीं होते हैं तो संतान अधकचरी पैदा होती है। पूर्ण प्रेम के बिना जो संभोग होता है उसमें से धृतराष्ट्र और पांडु जैसी संतानें निकलती है। पांडु माने जो रोगी, पीला शरीर जिसका रहता था, पांडु माने पीला, और जो रोगी था जिंदगी भर रोगी रहा, सेक्स करने लायक नहीं था वो पांडु। इसीलिए पांडु की दोनों पत्नियों को दूसरे पुरुषों से संतानें लेनी पड़ी। कुंती, माद्री, उन्होंने दूसरे पुरुषों के साथ संसर्ग करके पांचों पांडवों को जन्म दिया था। और ये समाज में स्वीकृत व्यवस्था है। इसका वर्णन वेदव्यास ने किया है महाभारत में, हम छुपाते नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे समाज ने नारी पुरुष संबंधों को बहुत व्यापक फलक में जिया है, देखा है, स्वीकार किया है। स्वीकृति का एक और उदाहरण, बहुत बढ़िया उदाहरण, हमारे पुराणों की पहली प्रेम कथा जो है, जो विवाह तक गई, वो शकुंतला और दुष्यंत की है। शकुंतला जो मेनका की बेटी थी, जिसको कण्व ऋषि ने पाला था। कण्व कहीं बाहर गए थे, मेनका अकेली थी, सज्ञान थी, युवा थी, बहुत सुंदर थी। युवा मन में जैसी कामनाएं उठती है, उसके मन में भी किसी सुंदर राजकुमार से मिलन की कामना बनती ही थी, स्वाभाविक रूप से। संयोग से उसी में समय दुष्यंत शिकार के लिए आते हैं, शिकार के निमित्त, और प्यास लगी तो वहाँ आकर पानी मांगते हैं। शकुंतला उनको पानी पिलाती है। शकुंतला की सारी कमनीयता और शरीर का वैभव, ग्लैमर, वो दोनों अकेले हैं। तो दोनों एक दूसरे के आकर्षण में बंद करके वहीं पर उनका शरीर मिल जाता है। हमारे समाज ने वैसी शादी मान्य कर ली, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। अधिकांश युवाओं को पता ही नहीं है कि भारत में 8 प्रकार के विवाह स्वीकृत हैं, जिसमें से एक विवाह ये जो एकांत में युवा लड़का और लड़की के मिलन से जो शरीर मिल जाते हैं, उस विवाह को गंधर्व विवाह कहा गया, प्रेम विवाह कहा गया। और कुछ लड़कियों को राक्षस वृत्ति से उठा करके जब रेप कर दिया जाता है तो हमारे समाज ने उसको दानव विवाह ऐसा कहा। वो भी विवाह है। समाज बैठ करके ऐसी रेप ग्रस्त लड़की का विवाह उसी लड़के से करवाते हैं जिसने रेप किया, और उसको दानवी विवाह ऐसी संज्ञा दी गई। तो 4 विवाह जो है वो अच्छाई में जाते हैं। जो सबसे अच्छा विवाह है वो हमारे जो अग्नि को साक्षी रख करके, माता पिता की साक्षी में, समाज की साक्षी में, वेद मंत्रों के साथ और अग्नि के साथ फेरे लेते हुए 7 शपथ के साथ होता है, वो श्रेष्ठ विवाह है। ऐसा हिंदू समाज ने मान करके वही हमारे प्रचलन में अब तक चल रहा है। हालांकि उसका महत्व बिल्कुल नहीं है। 7 मंत्र क्या हैं ये कोई सुनना ही नहीं चाहता। पंडित का मजाक बनाते हैं,
विवाह जैसे पवित्र कार्य को हवन का मजाक बनाते हैं और उस समय चाय जैसे ठट्ठेबाजी चलती रहती है। वेदी के चारों तरफ ठट्ठेबाजी चलती रहती है। तो हमारे विवाह की जो गरिमा है वो कम होती जा रही है। विवाह की गरिमा कम होने के कारण भी युवा लड़के और लड़कियों में ये प्रश्न उठता है कि विवाह विवाह करें क्यों। विवाह का एक दूसरा प्रयोजन समाज में स्वीकार किया गया कि भाई अगर स्त्री पुरुष संयोग से संतान ठहरती है गर्भ में तो एक जिम्मेदारी आती है ना, संतान के लिए माता भी चाहिए पिता भी चाहिए। तो माता पिता दोनों के संरक्षण में संतान सुखपूर्वक बड़ी हो और समाज के लिए गौरवशाली संतान, अच्छी संतान मिले, तो उसके लिए माता पिता दोनों की कुंडली मिलाई जाती है, दोनों के ग्रह नक्षत्र मिलाए जाते हैं। देखा जाता है कि 32 के 36 गुण मिलते हों तो बेस्ट जोड़ा है वो, ऐसा मिला करके। और ये सब ज्योतिष से जुड़ी हुई गणितीय बातें हैं। ये कुंडली मिलाना कोई हंसी खेल वाला मामला नहीं है। पैसे देकर के ब्राह्मण जो कुंडली मिला देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो कुंडलियाँ मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन पर अभी भी आज भरोसा नहीं रहा। इसलिए युवा मन जो है वो कहता है कि इससे तो अच्छा हम मिल लिए, एक दूसरे को समझ लिया, एक दूसरे की सोच क्या है ये जान लिया, हम अच्छा जीवन बिताएंगे। ऐसे सोच में कोई दोष भी नहीं है। और विशेषकर जब ये देखते हैं कि माता पिता, तो बच्चे देखते हैं झगड़ते ही रहते हैं, चाचा चाची हो, माता पिता हो। अब जोड़ा, कोई ऐसा जोड़ा आज समाज में मिलना मुश्किल है जो एक दूसरे से लड़ता न हो। तो उनको देख करके युवा के मन में शादी के लिए आकर्षण कम होता जा रहा है और संतान उत्पत्ति के लिए भी कोई आकर्षण नहीं है। ये तो जब एक उम्र हो जाती है लड़की की और जब उसको भीतर से मांग उठती है, ये नेचुरल मांग है कि नहीं मैं माँ बनूंगी, मुझे माँ बनना है और अपने कोख में एक मानव को जन्म देने का गौरव लेना है। ये बहुत बड़ा गौरव है भाई। ये स्त्री का सर्वोच्च सम्मान है जो प्रकृति ने किया है। ये प्रकृति ने वरदान दिया है। देखो, रचनात्मक जो उत्पत्ति है, जीवन देने का एक तो अधिकार भगवान का है और दूसरा माँ का है। भगवान अपने पेट में किसी बच्चे को 9 महीने तक झेलते नहीं है। भगवान से बड़ी सत्ता माँ की है जो अपने पेट में 9 साढ़े 9 महीने तक बच्चे को पालती है। और तब प्रसव वेदना से बड़ी कोई वेदना नहीं है। उस प्रसव वेदना को सहते हुए और एक बच्चे की उआ सुनती है। ये उआ कान में पड़ते ही जैसे माँ को स्वर्ग और मोक्ष और भगवान सब मिल गए। उस एक उआ में, एक उआ होने तक तो उसकी जान निकलती है। वो कहती है कि मर जाऊंगी मैं, लेकिन दोबारा तो ऐसा नहीं करूंगी, दोबारा तो कोई बच्चा नहीं लूंगी, दोबारा, वो तो तौबा कर ली थी कि दोबारा सेक्स भी नहीं करूंगी, किसी पुरुष को पास नहीं आने दूंगी। वो 5 मिनट के मजे के लिए। और इतना दुख, मुझे नारकीय दुख झेलना पड़ता है अपने छोटे से योनि मार्ग से एक पूरे बच्चे को बाहर निकालना। कितना वेदनापूर्वक कार्य है, सोच के भी डर लगता है। जिस योनि मार्ग में एक छोटा सा पुरुष लिंग घुसता है तो दर्द होता है भयंकर, पहली बार। उसी योनि मार्ग से तो बच्चा निकलता है, कितना दर्द होगा। उस दर्द की कल्पना, अरे भाई, मैं कल्पना माँ बने बिना नहीं की जा सकती। इतना बड़ा दर्द जिसने सहा वो निश्चित रूप से भगवान से बड़ी है। और इतना बड़ा काम करने का गौरव हर नारी लेना ही चाहती है। और लेना चाहती है तब उसको ध्यान आता है कि लिव इन नहीं चलेगा। लिव इन भले ही सरकार कानून सब मंजूर कर ले। हालांकि हमारे हिंदू समाज ने भी, भारतीय समाज ने भी गंधर्व विवाह के रूप में उसको स्वीकार किया हुआ है पहले से ही। रेपशुदा लड़कियों की शादियां भी सम्मान पूर्वक विवाह बंधन माना गया है उसको।
मैं ये जी जानकारी के लिए कह रहा हूं कि विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है। विवाह लड़के लड़की का व्यक्तिगत मैटर नहीं है, हो ही नहीं सकता। विवाह लड़के लड़की का व्यक्तिगत मामला नहीं है। विवाह, देखो विवाह जो है ना वो परिवार की पहली इकाई है, और बच्चा होते ही परिवार बनता है। बच्चा होने के लिए विवाह चाहिए। तो एक परिवार बनने के लिए सबसे पहली शर्त जो है विवाह। तो परिवार का मतलब समाज की छोटी इकाई परिवार ही है ना। जी परिवार ही तो समाज बनता है। एक व्यक्ति समाज नहीं बनाता। एक व्यक्ति चाहे लड़की हो, चाहे कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, वो बड़ी से बड़ी ममता बनर्जी की तरह एक मुख्यमंत्री हो गई, दुनिया भर में उसका नाम हो गया, लेकिन अतृप्त चांडालिका बनी हुई है वो। क्योंकि कोई तो कहते हैं कि ये सब बेटा ही है इसका, ये जो बाइपो बाइपो जिसको कहते हैं ना, कई लोग तो प्रमाण देते हैं कि इसका बेटा ही है ममता का। हाँ, भाई के नाम पर से उसको पल रहा है वो। लेकिन चलो मैं उसमें नहीं जाता अभी। अतृप्ति तो है, तो वो चाहे कितनी बड़ी बन जाए, और पुरुष भी चाहे कितने ऊंचे पद पर चला जाए, उसने पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं संभाली। मैं मोदी की बात कर रहा हूं। तो पारिवारिक इकाई तो नहीं है वो, समाज के बनने में उसका योगदान नहीं है। समाज बनने की पहली इकाई तो परिवार है ना। जी तो परिवार का मतलब शादी, स्त्री पुरुष और उनसे बच्चा होना, वहीं से तो परिवार आगे चलता है। तो उसका आधार है विवाह। तो विवाह किसी भी कोने से लड़के लड़की का व्यक्तिगत मामला नहीं है। लड़के और लड़की जो समझ लेते हैं कि हमारा व्यक्तिगत मामला है, ये उनका अतिरेक है, अहंकार है, और ये उस उम्र का तकाजा है कि भाई एक दूसरे के प्रति आकर्षण बनता है तो शरीर मिल जाते हैं, इसमें उनका दोष नहीं है। जब लड़के लड़की एकांत में आपस में मिलेंगे, आंखें चार होगी, तो केमिस्ट्री बनी जाएगी। पहले फिजिक्स बनती है, आंखें चार होती है, ये फिजिकल हुआ। और ये फिजिकल दोनों बॉडी जब मिलती हैं, छोटे छोटे संदर्भों में, जब छुआ छुई होती है, हंसी मजाक होता है, हाई फाई होती है, हाथ मिलाते हैं, इतना काफ़ी है भाई। और थोड़ा सा एकांत मिलते ही आलिंगन चुम्बन, और उसके बाद में उसके बाद तो अपने आप होता है जो होता है। उसमें न लड़की का वश है न लड़के का वश है। तुमको अगर अनुभव हो तो तुम समझ लो कि भाई कोई वश नहीं रहता है। आगे की सारी क्रियाएं जो चलती है सेक्स तक, वो वश में है ही नहीं। हमने अपनी मर्जी से किया। अरे मर्जी थी ही नहीं भाई, तुम मजबूर थे, तुम कुछ नहीं कर सकते थे। बताओ कर सकते हैं क्या उस समय? अरे एकांत है, एकांत में मिल लिए, कपड़े खोलने से लेकर के और सेक्स तक सारा मामला अपने आप चलता है। माता पिता का भी ऐसे ही चलता है। सुहाग रात में पहली बार मिलते हैं तो कोई करता है क्या कुछ? रोक ही नहीं सकते जी, अपने आप को रोक नहीं सकते। ऐसी क्रिया है ये प्रकृति के नियमानुसार है। प्रकृति अपने नियम से चलती है, और प्रकृति के नियमों को हम सम्मान पूर्वक स्वीकारें, और उसमें से बेस्ट क्या निकाल सकते हैं, हमारा जीवन सुखी कैसे हो सकता है, ये देखना व्यक्ति से समाज तक की यात्रा है। व्यक्ति सुख चाहता है, समाज शांति चाहता है, पूरा विश्व जो है एक तरह का संतोष चाहता है। हम सब संतोष पूर्वक एक दूसरे की भलाई करते हुए और बढ़ें, और इस प्रकार से पूरे विश्व में आनंद ही आनंद आए, तो धरती स्वर्ग कहलाएगी कि नहीं? ये सारा समीकरण जो है वो परिवार से शुरू होता है कि नहीं होता है? परिवार की पहली इकाई जो है विवाह है कि नहीं? तो विवाह व्यक्तिगत विषय नहीं है, विवाह सामाजिक दायित्व है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, और परिवार में विवाह में तो भाई लड़की के ननियाल और लड़के का ननियाल, और लड़के का घर और लड़की का घर, ये चार कुल तो मिलते ही हैं। ननियाल वाले मायरा भरते हैं ना, तुम्हारी माँ के मायके वाले आकर के खड़े होते हैं, तिलक होता है, गीत गाए जाते हैं,
और आधा पैसा वो लगाते हैं विवाह पर, और खुशी खुशी लगाते हैं भाई। और कभी कभी तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, मामा के पास ज़्यादा पैसा होता है, तो मामा ज़्यादा पैसा लगाएगा पिता से भी। होता है कि नहीं होता है? जी होता है। तो ये 4 कुल तो सीधे जुड़ गए विवाह से। और 4 के अलावा इतने सारे दोस्त जो आते हैं, जी तो ये सारे दोस्त जो हैं वो एक व्यापक अर्थ में परिवार बनते हैं कि नहीं बनते हैं? जी और मान लो 200 या 300 दोस्त आए, मान लो जी शादी में, तो हर दोस्त के पीछे 50-60 मित्रों की शुभकामनाएं आती कि नहीं आती है, जी जो उपस्थित नहीं हुए? तो 200 इंटू 50 10,000 हो गए भाई, जी नहीं हुए क्या? जी हो गए। तो 10,000 लोगों के प्रति जिम्मेदारी होती है एक लड़के और एक लड़की के विवाह पर। वो लड़के और लड़की का विवाह व्यक्तिगत किसी अर्थ में भी नहीं है। तो ये 10,000 लोग जिनकी शुभकामनाओं के बल पर जीवन चलता है, वास्तव में मैं तो ये कहता हूं कि इन 10,000 लोगों की जिम्मेदारी है कि उन दोनों का पूरा वैवाहिक जीवन सुख में चले। ये अलग बात है कि ये जिम्मेदारी समाज की सारी रचना छिन्न भिन्न है, इसलिए कोई स्वीकार नहीं करता। साधक स्वीकार करता है, साधक स्वीकार करता है कि उसके आसपास जितनी बेटियां हैं और जितने बेटे हैं वो सुखी रहें। जिनको आशीर्वाद देता है उनकी खोज खबर लेता है कि तुम्हारी कोई समस्या तो नहीं है, और यथासंभव उनकी समस्या का हल, देखो हल होता है कि नहीं होता है, होता है। अलग मुद्दा है। कई बार नहीं भी होता, लेकिन आदमी प्रयत्न तो करेगा ईमानदारी से, है ना। समाज में जो तृतीय वर्ग के लोग हैं, तृतीय वर्ग माने बुजुर्ग पीढ़ी के लोग, मेरी श्रेणी के लोग, वो चिंता करते हैं, उसको निभाते हैं, और उनकी चिंता निभाने के बाद भी बनी रहती है ज़्यादा कि ये समाज किधर जाएगा, ये परिवार टूट रहे हैं तो व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा जो प्रसंग है कि लड़के लड़की जब साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जी जी मैं अभी इन पर प्रश्न नहीं खड़ा करता, लेकिन इसमें से सीधी बात बनती है कि नारी की शिक्षा और नारी का कार्य क्षेत्र वो अलग है प्रकृति के अनुसार। तो नारी की शिक्षा उसी के अनुसार होनी चाहिए। जी नारी धर्म को अलग से पढ़ाया जाना चाहिए, और नारी के लिए कर्तव्यों का निर्धारण, जैसे आज तो ये ऑनलाइन सारे सामग्री आ गई, तो जैसे तुम घर से काम करती हो तो तुमको अपने माता पिता के संरक्षण में घर में ही अपना काम डेवलप करना चाहिए। ये जो काम मैं तुमको सिखा रहा हूँ वो मेरी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुमको स्वयं ही ऑफर करना चाहिए सीख करके कि मैं ये काम कर सकती हूँ। उस समाज की, उस काम की समाज कीमत कर लेता है भाई, जिसकी जैसी ज़रूरत होती है। जी जैसे मुझसे पैसे पाती हो ना तुम, जी तो वो जो पैसे पाती हो वो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत है, जी सामाजिक व्यवस्था से बाहर तो नहीं है। नहीं नहीं कमल साक्षी है, कमल समाज बनता है ना। जी मेरा बेटा पैसे देता है, उसमें से मैं तुमको देता हूँ, तो सारी व्यवस्थाएं बनती है ना इस तरह से। जी जी तो लड़कियों का कार्य क्षेत्र अलग हो, लड़कों का अलग हो, लेकिन आज वैसा यू टर्न करने का अब समय नहीं रहा। अब लड़के लड़कियों को कंधे से कंधा मिला करके साथ चलना होगा। तो उसमें से जो नई समस्याएं बनती है उनका उत्तर खोजना पड़ेगा ना। जी उनका उत्तर खोजने के लिए संवाद बनाए, जैसे तुम मेरे साथ बना रही हो। प्रश्न पूछे जाए बड़ों से, बड़ों की बात मान लेने का जिद नहीं कर रहा हूं मैं, आग्रह नहीं कर रहा हूं, पर जांचा जाए रे भाई, उनकी बात को समझा जाए। उनकी बात में कोई कमी है तो फिर पूछा जाए, आदर से पूछा जाए, उनका तिरस्कार करके न पूछा जाए। आप क्या जानते हैं, आपकी आप तो जी लिए अपना, अब आप चुप रहिए, ऐसा नहीं चलेगा। अरे बुजुर्ग जो हैं उनके पूरे जीवन का निचोड़ उनके साथ है। अपनी उम्र में उन्होंने भी गलतियां की है, मैंने भी की है, लेकिन वही गलतियां मेरे बच्चे भी करें, ये कैसे? अरे मैंने शराब पी है, क्या मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा भी शराब पिए?
अरे भैया ठीक, मैं अपनी गलतियों से सीखा हूं, मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा मेरे अनुभवों से सीखे और उन गलतियों से बचे। यही तो आगे बढ़ना हुआ ना। और मेरी अच्छाई तुम लो, मेरी अच्छाई लेकर के तुम आगे बढ़ो। मेरी अच्छाई तो लो और मेरी बुराई को मैं छुपाता नहीं हूं, उसको जान लो। भारत में छुपाने की व्यवस्था नहीं है। महाभारत में पूरा लिखा हुआ है कौन किसकी संतान है, किसको कौन किसके साथ सोया, किन परिस्थिति में सोया, कैसे क्या हुआ। इसका मतलब हमारी पूरी परंपरा जो छुपाने की परंपरा नहीं है। कोई भी शोध और छुपा कर नहीं चलती। समाज में जो कुछ होता है वो व्यक्तिगत नहीं है राजकुमारी, सब सामूहिक है। हम सब जुड़े हुए हैं परस्पर। तुम्हारा कंसर्न और मेरा कंसर्न अलग अलग नहीं है, हमारा कंसर्न एक ही है। हम सब समाज से जुड़े हुए हैं, हम सब समाज की इकाई हैं, हम सब समाज के प्रति जिम्मेदार हैं। तुम अपने हिसाब से जिम्मेदारी पूरी कर रही हो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। मैं अपना काम करूं, तुम अपना काम करो। इस प्रकार काम करते हुए कभी योग बन जाए, एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाए, जैसे हम दोनों का मिला है। तुम मेरी सहायता कर रही हो, प्रकारांतर से तुम्हारी भी सहायता हो जाती है, जितनी हो जाती है। मैं ऐसा दावा नहीं करता कि तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा, समाधान तो तुम्हारे ही पास है। लेकिन इस संवाद में से होता क्या है कि कभी कभी बात करते करते तुम्हारे मन का समाधान और मेरे मन का समाधान एक हो जाते हैं, स्वीकृतियां बन जाती है। जब एक हो जाते हैं तो दोनों मुस्कुराते हैं, जैसे फूल मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। हाँ, ये समीकरण बनना, ये संवाद की पूर्णता है। संवाद सार्थक तब होता है, देखो एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। समझ रही हो? एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। ये संवाद की महत्ता है। मैं कहूं और आपकी समझ में आ जाए, आपका दर्द मैं जीने लगूं तो अब हमदर्द हुए हम, तो फिर हमारे बीच में सार्थक संवाद बन जाता है। हमदर्द होने पर अगर मैं आपके दर्द को ही नहीं समझ सकूं, उपदेश देने लगूं तो चलेगा? और आपके दर्द को समझना मतलब युवा पीढ़ी के कंसर्न को समझना। मैंने बीच में कहा कि युवा पीढ़ी की गलती नहीं है, जो कुछ होता है प्रकृति के नियमों से अपने आप होता है। वो तो बेबस है भाई। मैं प्यार करता नहीं, प्यार हो जाता है, ऐसा मामला है। हमने क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो छोड़ो, ये ना सोचो, ऐसा गीत गाया गया है। अरे छोड़ो यार, उसका उत्तर मिलेगा ही नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, प्यार हो गया। ऐसा ही होता है ना? हाँ, हम संवाद करते हैं इसलिए कि इस केमिस्ट्री को समझें और इस केमिस्ट्री का हेतु समझें, और इस केमिस्ट्री के परिणाम स्वरूप जो मिलता है, समाज में फल आते हैं कड़वे मीठे, उनको निकलने से पहले जांच लें भाई। जांच सकते हैं ना, संवाद के द्वारा जान सकते हैं। खाली मानव के पास ये सुविधा है कि मानव आपस में बात करके एक दूसरे के कंसर्न को समझ करके परस्पर और बच सकता है, परस्पर बच सकता है, उपकार कर सकता है। हम इस विधा को पूरा स्वीकार करें, भागे नहीं। हमारे सामने जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को और खोजें और खोजें और खोजें। हम प्रश्नों से भागे नहीं, ये आज की आवश्यकता है। और भागेंगे नहीं तो उत्तर हमको बहुत संतोष देगा, बहुत संतोष देगा। इन प्रश्नों के साथ हम बने रहें, और जहाँ से ये प्रश्न आए हैं आओ उसको नमस्कार कर लें। मेरे साथ 3 बार ओंकार लगाओ, और तब अगर प्रश्न में से कुछ बचता है तो आगे फिर देखेंगे। ओ शांति
शांति शांति।